मार्वल की पहली फैमिली फैंटास्टिक फोर आखिरकार एमसीयू में आ ही गई है। हाँ, काफी इंतजार था इसका। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं फैंटास्टिक फोर पहला कदम जो 2025 में आने वाली है, उसकी एक शुरुआती रिव्यू पर। इस रिव्यू ने फिल्म को 7.5/10 की रेटिंग दी है। 7.5 ठीक ठाक है, मतलब न बहुत ज्यादा न कम। हाँ, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिव्यू के हिसाब से क्या खास है इस नई शुरुआत में, पिछली फिल्मों से ये कितनी अलग है और मार्वल के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे दिलचस्प लगी रिव्यू में वो ये कि इस बार किरदारों और उनके जो आपसी रिश्ते हैं उन पर ज्यादा जोर है। अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ सीजीआई या स्पेशल इफेक्ट्स पर नहीं, जो पिछली वाली फैंटास्टिक फोर फिल्मों में एक शिकायत रहती थी। हाँ, वो तो थी, बहुत ज्यादा सीजीआई पर ही फोकस था उनमें। तो किरदारों को लेकर क्या कहा है समीक्षक ने? कास्टिंग कैसी लगी? देखो, कास्टिंग की तो काफी तारीफ की गई है। रिव्यू कहता है कि रीड रिचर्ड्स यानी जोसेफ क्विन और सू स्टॉर्म, वेनेसा किर्बी, इनके बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये तो जरूरी है। बिल्कुल, कहानी के लिए बहुत जरूरी है। और बेन ग्रिम मतलब द थिंग, पॉल वॉल्टर हॉसन ने निभाया है। उनका जो सफर है अपनी नई सच्चाई से जूझने वाला, उसे भी काफी भावनात्मक और मजबूत बताया गया है। समीक्षक का कहना है कि फिल्म का जो दिल है ना, वो असल में परिवार, साइंस की खोज, जिम्मेदारी, इन थीम्स में है। अच्छा। हाँ, जो इसे आमतौर पर एक्शन पर ज्यादा फोकस करने वाली मार्वल फिल्मों से थोड़ा अलग करती है। यानी किरदारों की कहानी को पहले रखा गया है। ये सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि असल में तो फैंटास्टिक फोर की ताकत यही है, उनका वो फैमिली वाला एंगल। सही बात है। लेकिन 7.5 रेटिंग है तो सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा। कुछ कमजोरियां भी बताई होंगी रिव्यू में। हाँ, बिल्कुल। कुछ कमियां भी बताई हैं, जैसे कि फिल्म का जो बीच का हिस्सा है वो थोड़ा धीमा लगता है, पेसिंग थोड़ी स्लो है। ओके। शायद कहानी को, किरदारों को स्थापित करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लिया गया है। और एक और अहम बात जो शायद कुछ लोगों को कमी लगे, क्या? कि जो मेन विलन है वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। डॉक्टर डूम का बस इशारा है। अच्छा, सिर्फ हिंट, दिखाए नहीं। हाँ, मतलब पूरी तरह से पर्दे पर नहीं उतारा गया उसे। और हाँ, कुछ जो कट्टर एमसीयू फैंस हैं वो शायद यूनिवर्स के साथ और गहरे कनेक्शन की उम्मीद कर रहे होंगे, जो इस फिल्म में थोड़े कम है, जानबूझकर कम रखे गए लगते हैं। अच्छा, तो विलन को अभी पर्दे के पीछे रखा है। दिलचस्प है ये। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षक का क्या कहना है? क्या ये एक सफल शुरुआत है फैंटास्टिक फोर के लिए एमसीयू में? देखो, रिव्यू इसे एक मजबूत सॉफ्ट रीबूट कह रहा है। सॉफ्ट रीबूट? हाँ, सॉफ्ट रीबूट मतलब कहानी नए सिरे से, लेकिन पुराने किरदारों के साथ। और इसकी तुलना की गई है आयरन मैन 1 से। अरे वाह, आयरन मैन 1 से? ये तो बड़ी बात है। हाँ, और ये बहुत कुछ कहता है। मतलब ये कि फिल्म कोई यूनिवर्स बचाने वाली बड़ी लड़ाई पर फोकस करने के बजाय किरदारों को ढंग से स्थापित करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जैसे आयरन मैन 1 ने टोनी स्टार्क पर फोकस किया था। ये आयरन मैन 1 वाली तुलना वाकई सोचने वाली है। ऐसा लगता है मार्वल शायद अपनी जड़ों की तरफ देख रहा है, पहले किरदार फिर बड़ा तमाशा। शायद उन्हें भी लगा हो कि लगातार दुनिया खत्म करने वाले खतरों से दर्शक थोड़ा ऊब जाते हैं अगर किरदारों से वो जुड़ाव ना बने। हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये मार्वल के लिए थोड़ा सेफ खेलना नहीं है, खासकर अभी जब उन्हें एक बड़ी हिट की जरूरत महसूस हो रही हो? ये सवाल तो है, पर रिव्यू का नजरिया ये है कि ये सेफ नहीं बल्कि समझदारी वाली चाल है। फिल्म अगली एंड गेम बनने की कोशिश नहीं कर रही, और समीक्षक के हिसाब से यही इसकी ताकत है। ये आगे की बड़ी कहानियों के लिए एक ठोस नींव रख रही है। ठीक है, नींव रखने वाली बात समझ आती है। और हाँ, मार्वल की पहचान पोस्ट क्रेडिट सीन्स, उनका तो सबको इंतजार रहता है। उनमें क्या मिला, क्या इशारे थे? हाँ बिल्कुल, 2 सीन हैं यहाँ और दोनों ही भविष्य की तरफ बड़े इशारे करते हैं। अच्छा, पहला कौन सा? जो मिड क्रेडिट सीन है उसमें हमें लैटवेरिया में एक हाईटेक लैब दिखती है। कोई है वहाँ जो फैंटास्टिक 4 की फुटेज देख रहा है। लैटवेरिया? तो मतलब? हाँ, और सीन के आखिर में हरे रंग का कवच और एक मेटल के दस्ताने की झलक मिलती है। साफ है डॉक्टर डूम। आखिरकार डॉक्टर डूम आ रहा है। हाँ, पक्का संकेत है। शायद अगली फैंटास्टिक 4 फिल्म में या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वो बड़ा विलन होगा। ये तो बड़ी खबर है, फैंस के लिए बहुत टाइम से इंतजार था। और दूसरा सीन वो कहाँ ले गया? दूसरा सीन जो एकदम आखिर में है, पोस्ट क्रेडिट वाला, वो हमें स्पेस में ले जाता है, गहरे अंतरिक्ष में। ओके। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना सिल्वर सर्फ बोर्ड तैरता हुआ दिखता है। फिर सिल्वर सर्फर का क्लोजअप आता है और एक गहरी आवाज सुनाई देती है, उसे भूख लगी है। भूख लगी है, ये तो
गैलेक्टस। बिल्कुल, ये गैलेक्टस के एमसीयू में आने की सीधी पुष्टि है। तो भविष्य में फैंटास्टिक फोर वर्सेस गैलेक्टस या कोई और बड़ा कॉस्मिक लेवल का इवेंट, इसकी उम्मीद अब पक्की हो गई। अरे वाह, तो मतलब डॉक्टर डूम भी और गैलेक्टस भी दोनों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। लगता है मार्वल के प्लान्स फैंटास्टिक फोर को लेकर वाकई बहुत बड़े हैं। लगता तो यही है। तो जैसा फिल्म का टाइटल है, पहला कदम, रिव्यू के हिसाब से ये वाकई एक सही दिशा में पहला कदम है। हाँ बिल्कुल, रिव्यू का सार यही है कि एक बहुत सोच समझकर किरदारों पर फोकस करके बनाया गया पहला कदम है। फिल्म बड़े एक्शन से ज्यादा किरदारों की केमिस्ट्री, उनके बनने की कहानी, इस पर ध्यान देती है और साथ ही भविष्य में आने वाले बहुत बड़े टकरावों का वादा भी करती है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू से यही लग रहा है कि फैंटास्टिक फोर पहला कदम ने किरदारों की नींव पर फोकस किया है, उसे मजबूत किया है। हाँ, और साथ ही भविष्य के बड़े कॉस्मिक खतरों के लिए स्टेज भी सेट कर दिया है। एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। और यहीं से ना एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए, क्या कि क्या किरदारों पर ये जो शुरुआती फोकस है, ये आगे आने वाली बड़ी कहानियों को, जैसे सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस का आना, और ज्यादा असरदार और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना पाएगा? ये अच्छा पॉइंट है। या फिर दर्शक किरदारों के सेट हो जाने के बाद तुरंत बड़े एक्शन की उम्मीद करने लगेंगे? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल आगे इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है। सही बात, ये संतुलन साधना ही असली चुनौती होगी आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।